हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी। आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे S3 के बारे में। इस मॉड्यूल में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो इस तरीके से हैं: फाइल ब्लॉक एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज, बकेट्स, S3 ऑपरेशंस, डेटा कंसिस्टेंसी, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, स्टोरेज क्लासेस, ऑब्जेक्ट लाइफसाइकिल मैनेजमेंट, एडवांस्ड फीचर्स एंड लास्टली अमेजॉन ग्लेशियर। अब दोस्तों, ऐसा है कि AWS मल्टीपल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करता है। जस्ट नॉट S3, देयर आर अदर्स लाइक EBS एंड EFS। और हर स्टोरेज सर्विस एक टाइप ऑफ सिस्टम पे, मैकेनिज्म पे बेस्ड है। वो मैकेनिज्म्स हैं फाइल ब्लॉक एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज। S3 एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है। तो अगर आप सही सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहले समझना होगा कि फाइल ब्लॉक एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज टाइप होती क्या है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो स्टोरेज क्या होता है? ठीक है, कुछ भी आप स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर में तो एक तो प्राइमरी स्टोरेज होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है? जो भी कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है उसे हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। मेनली इसको मेमोरी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपका रैम और रोम आता है। जो कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता, जिसके लिए उसको कुछ इनपुट आउटपुट चैनल लगते हैं, वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज, जिसमें आपके हार्ड डिस्क आती हैं। HDD, SSD कुछ भी हो सकता है, ऑप्टिकल डिस्क कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें समझनी चाहिए कि कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की क्या होती है। प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो वोलेटाइल होती है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकती है लाइक रोम, और बहुत छोटी होती है, बहुत फास्ट होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। अब जब पावर ऑफ होने के बाद भी कोई नॉन वोलेटाइल मेमोरी है उसे स्टोरेज कहते हैं। जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम पिरामिड के, तो अफोर्डेबल हो जाते हैं, लार्ज साइज होती है, वेरी लार्ज कैपेसिटी होती है, थिंग्स लाइक दैट। सो यू ऑल नो अबाउट इट, बट जस्ट टू कवर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड हायरार्की। सो इस डायग्राम में जो भी आप रेड एरिया में देख रहे हैं, जो कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है, वो होती है मेमोरी। उसमें रैम और रोम डिफरेंस बट वोलेटिलिटी का होता है। रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल। तो पहली बार जब आपका सिस्टम बूटअप होता है, उसके लिए जो बायोस रीड करता है, सॉफ्टवेयर जो रीड करता है, वो रोम अवेलेबल कराता है। सो दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज। अभी सेकेंडरी स्टोरेज कुछ भी हो सकता है, हार्ड डिस्क कैसी भी हो सकती है, HHD, HDD, SSD, या फिर ऑप्टिकल फ्लैश, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस इज कंप्यूटर का स्टोरेज के साथ क्या रिलेशन है, कंप्यूटर उसको कैसे एक्सेस कर पा रहा है। सो उसके लिए एक तो डायरेक्ट एक्सेस होता है, एक नेटवर्क बेस होता है। नेटवर्क बेस में कुछ मॉडल होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि सबसे पहले क्या मॉडल्स थे। फर्स्ट मॉडल जो होता है कि कंप्यूटर के अंदर, मशीन के अंदर ही आपकी स्टोरेज है, राइट, उसको कंप्यूटर एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उस स्टोरेज को मशीन से बाहर निकाल पाए, शैसेस से बाहर निकाल पाए, और उसको हम प्लग कर सकते हैं USB या किसी और तरीके से। सो दिस इज डायरेक्टली अटैच। जब उसको USB से हम कर पाते हैं डायरेक्टली, या फिर किसी और केबल के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टली अटैच। नाउ द थर्ड मॉडल विच इवॉल्व्ड इज कि अब जब एक स्टोरेज को हम बाहर निकाल ही लिया है तो हम इसको स्टैक कर लेते हैं किसी डिवाइस में। मल्टीपल हार्ड डिस्क को एक जगह हमने स्टैक किया, और उसको ओवर द लोकल एरिया नेटवर्क TCP/IP प्रोटोकॉल से हम मल्टीपल मशीन्स पे अवेलेबल करा देते हैं। सो दिस इज माय थर्ड मॉडल। नाउ द फोर्थ मॉडल इज, हमने क्या किया, अब मल्टीपल स्टैक्स ऑफ स्टोरेज को हमने इनको ऑप्टिकल फाइबर चैनल के थ्रू कनेक्ट किया। ऑप्टिकल फाइबर चैनल क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क में आप TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, ट्रैफिक होगा। यहाँ पे देर इज नो चांस ऑफ अ ट्रैफिक और समथिंग, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड बाय ऑप्टिकल फाइबर्स विच आर रियली फास्ट। तो एंड यहाँ पे डेटा एप्लीकेशन हो सकता है। इट इज नॉट अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, सो दिस इज अ बेटर मॉडल, राइट। द लास्ट मॉडल विच केम इज द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। अभी लोकल एरिया नेटवर्क या फिर एक स्मॉल नेटवर्क से ज़्यादा हमें ग्लोबली अगर कुछ चाहिए, स्केलेबल चाहिए, तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे डाल दिया। हमने एक एप्लीकेशन सर्वर से कहा, बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर यू डिस्ट्रीब्यूट द डेटा अक्रॉस मल्टीपल स्टोरेज नोड्स। मल्टीपल मशीन्स हैं, स्टोरेज नोड्स हैं, उन पे हमने अपनी फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें मैकेनिज्म पता है कि उस फाइल को अगर हमें दोबारा रिट्रीव करना है तो हमें किस तरीके से उस फाइल के फ्रेगमेंट्स को कंसोलिडेट करना है और यूज़र को देना है। दिस इज माई लास्ट स्टोरेज टाइप विच इज़ ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। अब हर मॉडल का
कुछ फ़ायदे कुछ बुराइयां होंगी, उनको हम किन पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे? दीज आर द पैरामीटर्स। वन इज़ स्पीड, कितनी हम फास्ट उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। सेकंड इज़ स्केलेबल, अगर कल मुझे और ज़्यादा स्टोरेज की नीड है तो क्या मैं और स्टोरेज ऐड कर पाता हूँ या नहीं। मोबिलिटी, मैं उसको दुनिया के किसी भी कोने से कर पा रहा हूँ या फिर मुझे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके स्टोरेज को एक्सेस करना पड़ेगा। वॉल्यूम, कितना बड़ा डेटा वो स्टोरेज हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता। कॉन्फ़िगरेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसको कॉन्फ़िगर कर पा रहे हो या नहीं। आपके पास ब्लॉक लेवल एक्सेस है, पार्टीशंस बना के उस पर कुछ भी फाइल सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो या नहीं। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स अगर आपके पास बैकअप ले रखा है, कई बार बैकअप ले रखा है, तो दे आर लो चांसेस कि आपका डेटा कभी लॉस होगा। ठीक है। अवेलेबल, कितने पॉइंट ऑफ फेलियर्स हैं। ठीक है, अगर आपने बहुत सारे लोड बैलेंसर्स लगा रखे हैं, चांसेस आर कि आप अगर एक नोड आपकी डाउन होती है, यू कैन गेट इट फ्रॉम अदर नोड, सो इट मेक्स योर डेटा मोर अवेलेबल। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विच इज ब्लॉक, फाइल एंड ऑब्जेक्ट. So now we come to level of abstraction, which is going to be the foundation of everything, I believe, here that we are going to talk about. ठीक है. So ये सब जो मॉडल्स हैं, इनसे मैं आपको धीरे धीरे लेके जाना चाह रहा हूँ कि कौन सा मॉडल ब्लॉक लेवल पे फिट होता है, कौन सा फाइल और कौन सा ऑब्जेक्ट. बट वाई एड्रेसेबिलिटी मैटर्स, आप किस लेवल पे डेटा को जाके एक्सेस कर सकते हो ये क्यों मैटर करता है, बिकॉज इससे आपकी स्पीड और कॉन्फ़िगरेबिलिटी डिटरमाइन होती है. अब देखिए, डेटा जो है कंप्यूटर में या स्टोरेज में एक ब्लॉक की तरह ही स्टोर होता है. ब्लॉक सबसे नीचे होता है. ठीक है, तो अगर आपकी मान लीजिए एक एक्सेल फाइल है, वो एक्सेल फाइल 10 पार्ट में डिवाइड होती है और वो 10 ब्लॉक्स के ऊपर जो स्टोरेज पे 10 ब्लॉक्स हैं उन पे जाके स्टोर हो जाती है. ठीक है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है कि आपको पता है कि अगर मैंने अपनी एक्सेल फाइल के कॉलम ए में चेंज किया, वो कॉलम ए आपको पता है ब्लॉक 1 पे रिसाइड करता है, और आपकी टेक्नोलॉजी इज़ कैपेबल कि वो डायरेक्टली ब्लॉक 1 को एक्सेस करके वहाँ चेंज कर दे, सो दिस इज़ द फास्टेस्ट वे, राइट. उसके ऊपर एक नया लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आता है जिसे हम कहते हैं फाइल. अब ब्लॉक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, ह्यूमनली हम ब्लॉक्स पे काम करना मुश्किल है, तो दैट्स वाई हमने एक एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट किया जिसको हम कहते हैं फाइल सिस्टम. ठीक है, तो स्पीड को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एनालॉजी, एक डायग्राम बनाया कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर है और ये सारे ब्लॉक्स हैं. ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने अभी एक्सेल का एग्जांपल दिया था, अगर आप ब्लॉक को डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं, सो यू हैव द चांसेस ऑफ हैविंग द हाईएस्ट स्पीड पॉसिबल. सो द अगर फाइल सिस्टम है, अगर फाइल हायरार्की मॉडल आप फॉलो करते हैं, तो मान लीजिए आपने सेम एक्सेल फाइल को एक्सेस करना है, कुछ चेंज किया, तो आप कैसे जाएंगे उस फाइल तक. ये फाइल किसी फोल्डर के अंदर होगी, पहले आप उस फोल्डर पे जाएंगे, फिर उस फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, सो यू हैव टू फाइंड आउट द फाइल जिसके अंदर आपको चेंज करना है, और उसके बाद वो फाइल किस ब्लॉक्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ पे आप जाएंगे. सो देर इज़ मोर कंप्यूटेशन जो आपको करना पड़ रहा है, दैट्स वाई फाइल सिस्टम इज़ नॉट एज हाई. और ऑब्जेक्ट स्टोरेज कैसे चेंज होता है उसके बारे में आप भी बात करेंगे, बट द एसेंस ऑफ दिस होल थिंग इज कि ब्लॉक लेवल इज सूटेबल फॉर वेरी हाई स्पीड ऑपरेशंस. ठीक है, अगर फाइल लेवल एक्सेस है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशंस. सो स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लॉक लेवल एक्सेस. नाउ ब्लॉक वर्सेस ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में भी सेम चीज़ है कि ऑब्जेक्ट मल्टीपल मशीन्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, अंडरलाइन टेक्नोलॉजी सेम है, ब्लॉक ही होते हैं, बट हमसे एब्स्ट्रैक्टेड है. ठीक है, हमने उसके ऊपर ब्लॉक लेवल के ऊपर फाइल लेवल और ऑब्जेक्ट स्टोरेज लेवल बना रखा है. पर ऑब्जेक्ट को स्टोर अगर आपको मल्टीपल जगह करना है तो आपको एड्रेस चाहिए. अगर आपने 10 जगह एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दिया, तो देर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म जिससे आप उसका एड्रेस पता कर सकें कि आपने कौन सा फ्रेगमेंट कहाँ रखा है. उसके लिए हैश एड्रेस जनरेट होता है जो कि कंटेंट पे डिपेंडेंट है. अगर कंटेंट चेंज हुआ तो आपका हैश एड्रेस चेंज हो जाता है. ठीक है, सो दैट मीन्स योर ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल. ठीक है, अगर आपने कंटेंट जैसे ही अपडेट किया, आपका ऑब्जेक्ट का हैश एड्रेस चेंज हो गया, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्यूटेबल. इसका एनालॉजी कैसे है, मान लीजिए कि आपको कार के अंदर एक स्टीयरिंग व्हील चेंज करना है. ठीक है, तो आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है अगर कि आप स्टीयरिंग व्हील को खुद जाके चेंज कर सकें. अगर केवल स्टीयरिंग व्हील को चेंज करने से काम होता हो तो वो ब्लॉक लेवल एक्सेस है.
पर अगर उसके लिए आपको पूरी की पूरी कार चेंज करनी पड़ जाए, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस। ठीक है, सो दैट इज़ वाई, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल, कुछ भी चेंज करने पे पूरे का पूरा चेंज ही करना पड़ जाता है ऑब्जेक्ट। सो दैट इज़ वाई ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस इज़ गुड फॉर ऑपरेशंस, जहाँ पे आपको राइट एक बार करना है, बार बार अपडेट नहीं करना, बट रीड कई बार करना है। ठीक है, सो द मेन पॉइंट इज ब्लॉक लेवल एक्सेस इज द फास्टेस्ट, object level storage is good for write once, read multiple times. Now let's come to second parameter which is configurability. अब ये जो मैंने विकीपीडिया से कुछ एक्सर्प्स दे दिए हैं, दिस इज जस्ट टू टेल यू कि अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑब्जेक्ट हो चाहे फाइल हो, सबके नीचे ब्लॉक लेवल ही होता है. सो यू कैन गो थ्रू दीज इफ यू वांट टू. नाउ लेट्स टू कम टू कॉन्फ़िगरेबिलिटी. अगर आपके पास ब्लॉक लेवल एक्सेस है तो यूजुअली क्या होगा कि आपके पास डिस्क का एक्सेस है, आप उसको पार्टीशन भी कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ भी फाइल सिस्टम भी डाल सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपके पास पूरी की पूरी शेयर ड्राइव है, ब्लॉक लेवल पे आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो एक पार्टीशन ब्लॉक का बना होता है. अब ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए आपको लगता है नहीं, एक फाइल सिस्टम वन इज़ अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग पार्टीशन वन. सो आपने एक जगह फाइल सिस्टम लिनक्स का डाल दिया ext2, दूसरे पे आपने विंडोज़ का फाइल सिस्टम डाल दिया, ठीक है, NTFS, तीसरे पे ext3, चौथे पे फैट. सो ब्लॉक लेवल एक्सेस आपको वो कैपेबिलिटी देता है कि आप खुद जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. ठीक है, सो जो हमने अभी तक बात करी उसका पर्पस ये था जस्ट टू टेल यू कि अगर आपका ब्लॉक लेवल एक्सेस है, अगर कोई टेक्नोलॉजी आपको ये कैपेबिलिटी देती है कि आप ब्लॉक लेवल पे जाके चेंजेस कर सकें, तो वो बहुत हाई स्पीड होगी. ठीक है, और दूसरा कॉन्फ़िगरेबिलिटी के उसमें ऑप्शंस ज़्यादा हैं. अगर ऑब्जेक्ट स्टोरेज है तो मेन चीज़ इतनी है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल होते हैं, दैट्स वाई अगर आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है, कुछ भी अपडेट होता है, तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट चेंज होता है. ठीक है, सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस. सो लेट्स कम टू दीज मॉडल्स. अब नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज. नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज में क्या है कि एक आपको इस तरीके, जो आप राइट कॉर्नर में यहाँ देख रहे हैं, एक इस तरीके का डिवाइस होता है जिसके अंदर मल्टीपल हार्ड डिस्क एक साथ लगी हुई हैं. ठीक है, अब इस ड्राइव को आप अपने TCP/IP प्रोटोकॉल से एक राउटर से अटैच कर देते हैं. तो जैसे ही आप अटैच करेंगे, जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उस राउटर को, उन सबको ये शेयर ड्राइव की तरह दिखने लगता है. ये टेक्नोलॉजी जो नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज है, ये एक फाइल लेवल एब्स्ट्रैक्शन देती है. ये खुद का फाइल सिस्टम आपको अवेलेबल कराती है, जैसे कि NFS होता है. ठीक है, तो जितने भी इसके अंदर ड्राइव्स हैं वो आपको लॉजिकल वन ड्राइव की तरह, बिकॉज इट यूजेस रेड. रेड क्या होता है, अगर आपकी 5 ड्राइव्स हैं उन सबको एक लॉजिकल ड्राइव की तरह दिखता है. ठीक है, तो जैसे ही आपने कनेक्ट किया, आपके जितने भी अटैच कंप्यूटर्स हैं घर में या जो भी डिवाइसेस हैं, उन पे ये नेटवर्क ड्राइव की तरह दिखेगा. यू कैन यूज़ इट. ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, एक तो क्योंकि ये TCP/IP UDP लैन ट्रैफिक यूज़ कर रहा है तो ये स्लो होगा. दूसरा, इसको अगर आपका स्विच डाउन हुआ, आपका राउटर डाउन हुआ, तो कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा. ठीक है, बट इट इज़ स्लो एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव. नाउ लेट्स कम टू स्टोरेज एरिया नेटवर्क. अब इसमें क्या है, ये टेक्नोलॉजी आपको अलाउ करती है कि आप ब्लॉक लेवल एब्स्ट्रैक्शन यूज़ कर सकें. इसका कोई खुद का फाइल सिस्टम नहीं होता. जब आपने कुछ ड्राइव्स को उठा के ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया, ठीक है, और उनको एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क से अवेलेबल करा दिया आपके कंप्यूटर पे, ठीक है, तो ये जो है, बिकॉज ये भी रेड को यूज़ करता है, तो जितने भी ड्राइव्स हैं, अगर 50 ड्राइव्स भी हैं, वो सब केवल एक लॉजिकल हार्ड डिस्क की तरह आपको आपके कंप्यूटर पे दिखेंगे. ब्लॉक लेवल एक्सेस है तो आप इसको पार्टीशन कर सकते हैं. ऑपरेशंस बहुत फास्ट होंगे. ठीक है, इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है. अगर एक स्टैक ऑफ डिस्क आपके डाउन होते हैं तो मल्टीपल अदर डिस्क पे आप बैकअप लेके पहले से रख सकते हैं जहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो इट इज़ सूटेड फॉर ऑपरेशंस जो बहुत फास्ट करने हैं, जिनमें इनपुट आउटपुट बहुत फास्ट होना है, बिकॉज ब्लॉक लेवल एक्सेस है. सो स्टोरेज एरियाज नेटवर्क आर गुड फॉर यूज केसेस लाइक डेटाबेस या वर्चुअल मशीन्स वगैरह को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, नाउ थर्ड इज ऑब्जेक्ट स्टोरेज. अब ऑब्जेक्ट स्टोरेज में क्या होता है कि स्टोरेज नोड्स बनी हुई हैं. स्टोरेज नोड्स क्या हैं, फिजिकल और वर्चुअल सर्वर जिनके पास एक्सेस है आपकी हार्ड ड्राइव्स का, हार्ड डिस्क का. ठीक है,
अब ओवर द इंटरनेट आपने कहीं भी बैठे हुए ब्राउज़र खोला, आपने एक एपीआई को हिट किया, वो एपीआई एक सर्वर पे गया जिसमें सॉफ्टवेयर चलता है जो आपके डेटा को उठाएगा, ठीक है, इस डेटा को अक्रॉस मल्टीपल स्टोरेज नोड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। बट दिस प्रोवाइड्स ऑब्जेक्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन। तो मतलब अगर आपने एक बार अपडेट किया, तो सिंस बिकॉज ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल, इट इज गोइंग टू रिक्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट फॉर यू, ठीक है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम वो यूज़ करता है, लाइक गूगल फाइल सिस्टम एंड अदर थिंग्स। वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉक जो होता है वो केवल डेटा से रिलेटेड है। फाइल के अंदर डेटा प्लस सम फिक्स्ड मेटा डेटा होता है। वो फिक्स्ड मेटा डेटा क्या है? कब क्रिएट किया, हु क्रिएटेड इट एंड थिंग्स लाइक दैट, सम फिक्स्ड मेटा डेटा। बट ऑब्जेक्ट स्टोरेज अलाउज यू कस्टम मेटा डेटा ऑल्सो। आप कस्टम मेटा डेटा क्रिएट कर सकते हैं, लाइक यू वॉन्ट टू से व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्रिएटिंग दिस डेटा एंड थिंग्स लाइक दैट, ओके। सो ये कैपेबिलिटी आपको देते हैं। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इट इज़ वेरी हाईली स्केलेबल। जितना आप बढ़ाना चाहें एक और स्टोरेज नोड ऐड कर दीजिए। ड्यूरेबल है, जितना बैकअप लेना चाहते हैं कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सूटेबल फॉर थिंग्स लाइक बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उनके लिए सूटेबल हो जाता है। सो अगर हम वही जो हमने 5 मॉडल पढ़े थे, अब इनको इन पैरामीटर्स पे अगर हम कंपेयर करें, तो इनसाइड कंप्यूटर स्पीड और कॉन्फ़िगरेबल के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। डायरेक्टली अटैच्ड, अगेन स्पीड और कॉन्फ़िगरेबल के अलावा कुछ नहीं। ओवर लैन, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज। फाइल, ये टेक्नोलॉजी आपको फाइल लेवल एब्स्ट्रैक्शन अवेलेबल कराती है, ठीक है। लैन पे है, स्लो है, स्केल नहीं कर सकता ज़्यादा, बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है, जो डिवाइस है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 ड्राइव्स आप लगा सकते हैं डिस्क। मोबाइल नहीं है बिकॉज लोकल एरिया के अंदर है। वॉल्यूम कॉन्फ़िगरेबल, ड्यूरेबल और अवेलेबल तो है ही नहीं। अब आता है हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये आपको ब्लॉक लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ब्लॉक लेवल है, ऑप्टिकल फाइबर है पे है, इसलिए वेरी हाई स्पीड। कॉन्फ़िगरेबल क्योंकि आप पार्टीशन वगैरह कर सकते हैं। बट इज़ नॉट, इट इज़ जस्ट मॉडरेटली स्केलेबल। मोबिलिटी, वॉल्यूम, ड्यूरेबल और अवेलेबल मॉडरेट लेवल पे है, क्योंकि कुछ डेटा बैकअप आप कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड थोड़े बहुत कर सकते हैं, बट एक लेवल के बाद आप इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। नाउ द लास्ट इज ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। अगेन इसमें लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट है। मेन थिंग टू नोट, इम्यूटेबल, read multiple times, but you should be writing just once, otherwise it is going to recreate the objects again and again. But very scalable, mobile, volume, durable and available. The only problem is it is not configurable and the speed is low. So the purpose of telling you all this is कि जब आप कुछ स्टोरेज को जब आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट आपको बना दिया है। Again, the things that I have already discussed are mentioned here, but the थिंग इज, जो आपको किस टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, अगर आप स्टोरेज एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज ब्लॉक। इनपुट आउटपुट आपके ऑपरेशंस ज़्यादा हैं, आपको बहुत हाई स्पीड चाहिए, ब्लॉक डिवाइस इज़ द थिंग यू शुड गो फॉर। अगर आपको केवल एक बार लिखना है पर मल्टीपल बार उसको रीड करना है, स्केलेबल चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल चाहिए, then you should go for object level storage. And NAS is for प्लेस लाइक अ होम नेटवर्क। जब आपको स्पीड का इतना कोई इशू नहीं है, बट यू जस्ट वांट कि आपको एक्सेस मिल जाए आपकी फाइल का अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस ओवर अ स्मॉल नेटवर्क, देन यू शुड गो फॉर NAS। इसके लिए AWS में मल्टीपल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, बट इस मॉड्यूल में जो हम कवर करेंगे वो है S3 एंड विच इज़ एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज टाइप। जस्ट At last I just wanted to show you one article. This is on OpenIO website और इसमें एक डायग्राम है जो कि मुझे बड़ा impressive लगा to understand this. So you can refer this block storage, file system and object storage. So इन्होंने बड़ा ही अच्छी तरीके से इसे कंपेयर किया है कि block storage is more toward hardware level because you have block level access. Object storage is more towards software because आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा ब्लॉक स्टोरेज में जिसमें क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे ऑपरेशंस के लिए बहुत अच्छा है, ओके, दैट्स वाई स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। यूज़ ऑफ डेटा IO इंटेंसिव, ब्लॉक लेवल पे है, वेरी हाई, सो दैट्स वाई ब्लॉक स्टोरेज। बट ऑब्जेक्ट स्टोरेज में इम्यूटेबल फाइल्स होते हैं, सो इट इज़ गुड फॉर प्लेसेस जहाँ पे आपको राइट एक बार करना है बट रीड बार बार करना है। कैपेसिटी
Then bandwidth कितनी होती है, up to TBPS for object storage, so it can handle big data. Okay. Latency, again latency मतलब कितना slow है, कितना धीरे उसको access कर पा रहे हैं. Block storage you can do it very high. Okay. Object storage में 1 millisecond, so which is not very good. Use cases, databases, and for object storage data sets and cost. Block storage is very expensive, object is very cheap for you. So this is a very good comparison chart on a very high level if in case आपको ध्यान रखना हो. But I hope I still have covered everything. Hope you like this video. It is very important concept to understand, but if you really like the video, please like it, share it with others, comment if in case you want more information, and please subscribe to my channel Together with Abhi. Thanks for your time.